तो दोस्तों आज फिर से मैं आपके लिए एक विज्ञान की प्रैक्टिस श्रृंखला लेके आ गया हूं और ये हमारी प्रैक्टिस श्रृंखला है 9वें नंबर की। तो आज हम 9वें नंबर की प्रैक्टिस श्रृंखला विज्ञान की लेके आए हैं, उसको आज हल करेंगे और देखेंगे कि कितने अच्छे यहाँ पर प्रश्न हम लोग को लेके आए हैं। अगर ये प्रश्न आप लोगों को पूरे 20 में से 20 बनते हैं तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, या आप जितने भी आपको बनते हैं मुझे कमेंट करके अपना स्कोर दीजिएगा, जिससे मैं आपको देख सकूँ या जान सकूँ कि आपको कितने प्रश्न बने हैं। तो चलिए हम पहले प्रश्न को लेते हैं और पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन पदार्थ है। आपको पता है कि प्रकृति में प्रत्येक जो वस्तु है सभी क्या है, पदार्थ है। तो इनमें से बताना है कि पदार्थ क्या है। तो पहले नंबर पे हमको दिया है ऑप्शन में गंध, दूसरे पे है स्नेह, तीसरे पे है वायु और चौथे पे है घृणा। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जो पदार्थ है। आपको पता है गंध यह नाक से ली जाती है, स्नेह यह एक प्यार का ही है, घृणा जब किसी वस्तु को देखकर हमारी कोई भावनाएं उत्पन्न होती है वो घृणा ही है जो बेकार टाइप की हो वाली, और एक ही बच्चा क्या, वायु। वायु यहाँ पर क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। वायु क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। बाकी के सभी क्या हैं, पदार्थ नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न है, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। ये बात तो आप लोगों को भी पता है कि हमेशा ठंड के दिनों में आप देखेंगे कि काले वस्त्र ही अधिक पहने जाते हैं, और जबकि गर्मियों के दिनों में श्वेत वस्त्र अधिक पहने जाते हैं। तो आपको ये पता है कि जो काले वस्त्र रहते हैं वह प्रकाश को अवशोषित करते हैं, जबकि जो श्वेत प्रकाश मतलब श्वेत जो वस्त्र हैं वह प्रकाश को परावर्तित करते हैं। अर्थात हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है, किनके पास, श्वेत प्रकाश के पास, उसे वे परावर्तित कर देते हैं। अर्थात काले वस्त्रों के मुकाबले हमें श्वेत वस्त्र गर्मियों में पहनना चाहिए और काले वस्त्रों को हमें ठंड के दिनों में पहनना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न है, पर्वत पर अवांछित हिम, ये थोड़ा एक साथ लिख गया, अलग अलग कर लीजिएगा। अवांछित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का कारण है। पर्वतों पर जो हिम है, बर्फ है, वह सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का क्या कारण है। इसका कारण होता है हमारा कि यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को कैसे कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। अर्थात तीसरे का भी उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मित्रों यहां मैं आपको विकल्प ऑब्जेक्टिव पढ़ के इसके लिए नहीं सुना रहा हूं क्योंकि इससे अपन लोगों का ही टाइम बर्बाद होता है। मैं ऑप्शन पढ़ूंगा फिर उसका उत्तर बताऊंगा, इससे बढ़िया है कि मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बताऊं। आपके पास तो ये वीडियो रखा रहेगा, आप इसमें जो भी आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम। चौथा प्रश्न है हमारा, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। ठंडी के दिनों में कह रहा है, जो ठंड के दिन है, शीतकाल के दिन है, उनमें जो हैंडपंप रहते हैं, नलकूप, कुआं, उनका पानी ठंडा होता है क्यों। तो ये बात आपको जान के हैरानी होगी कि पृथ्वी का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। मतलब पृथ्वी पे जो ऊपर तापमान है वो शीतलता के कारण अधिक ठंडा रहता है, लेकिन पृथ्वी के अंदर जो धरातल है उसमें जो तापमान है वह वायुमंडल के जो तापमान है उससे कैसा रहता है, अधिक रहता है। जिस कारण से आप पृथ्वी का पानी उठा लीजिए और धरातल से जब पानी आप हैंडपंप की सहायता से निकालते हैं, उस पानी की बात करिए तो दोनों पानी में आप अपने हाथ डालिए, एक हाथ एक में डालिए और एक हाथ एक में डालेंगे, तो आपको अंदर स्पष्ट ही समझ आएगा कि एक पानी अधिक ठंडा होगा और दूसरा पानी थोड़ा गर्म होगा। मतलब कि ठंडे के मुकाबले थोड़ा वो कम ठंडा रहता है, अर्थात थोड़ा गर्म रहता है, हल्का। इसलिए हैंडपंप का पानी जो है शीतकाल में ठंडा रहता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो चौथे का भी उत्तर सही है मित्रों। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें, ऑप्शन आपको दिए गए हैं तो बताना है कि रेफ्रिजरेशन में जो प्रक्रिया होती है उससे क्या होते हैं। तो सबको पता है कि उससे जो कीटाणु की जो वृद्धि दर रहती है वो कैसी हो जाती है, घट जाती है। कीटाणुओं की वृद्धि दर कैसी हो जाती है, घट जाती है, जिससे कोई भी चीज जल्दी खराब नहीं होती है, वो सुरक्षित ही बनी रहती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छठवां प्रश्न है, जब किसी पाषाण खंड
को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान खालिस्तान में पानी को विस्थापित कर देता है। तो जब भी आप पाषाण खंड को पानी में डुबोते हैं तो वह समान द्रव्यमान में पानी को विस्थापित कर देता है। मतलब कि मान लीजिए आपके पास एक ड्रम में पानी भरा है, आप उसमें एक पत्थर को डालिए, जैसे ही आप पत्थर उस पानी में डालते हैं तो आपको एक वलय रिंग के आकार या चक्री के आकार का पानी चारों तरफ जाते नजर आता है। अर्थात वह द्रव्यमान को समान मात्रा में बनाए रखता है, जो पत्थर आप डुबो रहे हैं वो वाला। अब ऐसा नहीं कि आप एक तरफ ज्यादा और एक तरफ फिर लेट डुबो रहे हैं, आप साथ में डुबोइए उस पत्थर को, तो इससे क्या होगा, समान द्रव्यमान में वो क्या करता है, पानी को विस्थापित कर देता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7वां प्रश्न है, न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। निम्न तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन इसके अतिचालक, दूसरा है जूल केल्विन प्रभाव, तीसरा है तापविद्युत प्रभाव और चौथा है रुद्धोष्म विचुंबकन। कौन सा है चौथा रुद्धोष्म विचुंबकन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों अतिचालकता, अर्थात इसका 7वें का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न है, एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार, मतलब कि एक निर्वात, वहां कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं है उसकी बात कर रहा है, एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है, चंद्र में वह कैसे कार्य करेगा। यहां पर की बात की जा रही है, एक निर्वात की बात की जा रही है, तो चंद्रमा में कोई ना कोई तो माध्यम उपस्थित होगा ही, अर्थात वह कार्य नहीं करेगा, वह कार्य नहीं करेगा। 8वें का भी उत्तर सही हो जाएगा। अगले 9वां प्रश्न है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, क्यों करते हैं तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग। तप्त जल के थैलों में जल जिस प्रकार का तप्त होता है तो उसके तप्त होने से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ठंडा होने में भी अधिक समय लगता है, तो इसके कारण ही जल की विशिष्ट ऊष्मा कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है, अर्थात इसका सी उत्तर हमारा सही हो जाएगा। 9वें का इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। क्यों? क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है। प्रकाश का जो रंग होता है वह किससे संबंधित होगा, वह दो इससे संबंधित होगा। एक तो याद रखिए आप आवृत्ति, और दूसरा याद रखिए क्या, तरंग दैर्घ्य। क्या याद रखेंगे आप, तरंग दैर्घ्य याद रखेंगे। दूसरा एक आवृत्ति और दूसरा क्या है, तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का रंग जिससे संबंधित है वह। अगला प्रश्न है 11वां है, वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है। वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है। तो हमारे 11वें का उत्तर सही हो जाएगा डी, पराबैंगनी विकिरणों का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा। 12वां प्रश्न है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशीक हो वह कहलाती हो। मतलब कि जो अत्यधिक मात्रा में फैली रहती है, मतलब कि जो लंबे समय, मतलब कि जो अधिक दूरी तक जा सकती है, वैसी वाली तरंग के बारे में आपसे पूछ रहा है, या किरण के बारे में पूछ रहा है, सॉरी तरंग नहीं, किरण के बारे में पूछ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो सबसे लंबी और सबसे वो जो खतरनाक कह सकते हैं अपन, वह होती है, कौन है, लेजर होती है। कौन होती है, लेजर किरण है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर में जो शीतलन है, अगर हम गैसों को संपीड़ित कर दें तो संपीड़ित गैस के अकस्मात प्रसरण से हम, मतलब कि गैसों को अकस्मात कर, मतलब कि संपीड़ित करके रखें, कोई भी गैस को आप संपीड़ित करके रखें रेफ्रिजरेटर्स में, जो उसमें उपस्थित रहती है फ्रीऑन जैसे, तो उससे क्या होगा, संपीड़ित होगी तो वह शीतलन जल्दी उत्पन्न होगा। अर्थात 13वें का ये उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न है, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो बोलोमीटर का उपयोग जो है वह तापमान मापने के लिए किया जाता है, ये याद रखेंगे आप लोग। और ये मैंने जो उपकरण है, उन्हें मापने के जो यंत्र हैं, उनका एक वीडियो बना चुका हूं, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया हूं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, पूछने की जिसकी संभावना है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न लेते हैं। 15वां प्रश्न है, ध्वनि तरंगों में
ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती। जो ध्वनि तरंगें चलती हैं उनमें बताना है हमें कि इनमें से कौन सी घटना नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती? विवर्तन नहीं हो सकती, क्या ध्रुवण नहीं हो सकती, क्या परावर्तन नहीं हो सकती, और चौथा विकल्प है हमारा व्यतिकरण। क्या व्यतिकरण नहीं हो सकती? तो मित्रों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ध्रुवण की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की क्षमता नहीं होती है, ऐसा याद रखें आप। 16वां प्रश्न है, निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा किसमें करती है। आपको बताना है, यहां पर पदार्थ दिए गए हैं, इन पदार्थों में से जो ध्वनि है सबसे तेज यात्रा किसमें करती है। तो मित्रों याद रखिए, स्टील में जो है ध्वनि सबसे तेज गति से यात्रा करेगी इन सब में से। किसमें? स्टील। कभी कभी आपको इस्पात भी लिखा नजर आएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न है, जीवाणु बैक्टीरिया के निराकरण के लिए, मतलब कि जो जीवाणु होते हैं छोटे छोटे, उन जीवाणु बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकार किरण का परखनली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है, उसका नाम क्या है। हमें बताना है उसका नाम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? 17वां का डी हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरणन। किस विकिरण का उपयोग करते हैं हम? पराबैंगनी विकिरण का उपयोग करते हैं। चलिए 18 प्रश्न लेते हैं, शोर किसमें मापा जाता है। शोर मापने की इकाई बताना है आपको। ध्वनि मतलब कि जो अत्यधिक मात्रा में जब ध्वनि होती है तो उसे काय में मापते हैं। तो आपने देखा होगा कि डेसिबल में उसे मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। किसको? ध्वनि को। आपको इनके बारे में तो पता है, वाट किसमें मापा जाता है, रेम से क्या मापते हैं, सेंटीग्रेड क्या है, सब। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 19वां प्रश्न है हमारा, आती हुई कार की चाल को, आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस निम्नलिखित में से क्या चमकाता है। मतलब कि यहां पर आपको कुछ किरणें दी गई हैं, सॉरी तरंगे दी गई हैं। इन तरंगों में से आपको बताना है कि कोई भी पुलिसकर्मी जो है वो जब कोई भी गाड़ी आते रहती है तो उसकी स्पीड मापता है, वो तो किस यंत्र की सहायता से मापता है। तो यहां पर ऑप्शन है प्रकाश तरंगे, दूसरा है सूक्ष्म तरंगे, तीसरा है रेडियो तरंगे, चौथा है परा उच्च आवृत्ति तरंगे। तो जब भी आपकी स्पीड अगर कोई पुलिस वाला मापता है तो उसके पास देखिएगा आपको एक यंत्र दिखेगा और उस यंत्र के द्वारा तरंगे निकलती हैं, और वो तरंगे जो निकलती हैं वह तरंगे कहलाती हैं हमारी सूक्ष्म तरंगे। कौन सी तरंगे कहलाती हैं? सूक्ष्म तरंगे कहलाती हैं। अर्थात कार की स्पीड जो पुलिस द्वारा मापी जाती है, तुरंत सूक्ष्म तरंगे वो प्रसारण करता है उनके ऊपर, और वह उससे क्या कर लेता है? सूक्ष्म तरंगों की सहायता से उस कार की स्पीड माप लेता है। चलिए अंतिम प्रश्न लेंगे हमारा आज का 20वां प्रश्न है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसे होती है। मतलब कि जब कोई भी एक माध्यम में, मान लीजिए वायु का कोई भी आपने माध्यम लिया, उसमें तापमान में वृद्धि के साथ साथ प्रकाश की गति कैसी होगी। जब माध्यम है तापमान में वृद्धि हो रही है तो प्रकाश की गति में थोड़ी कोई परिवर्तन होगा, अर्थात उसकी गति कैसी रहेगी? वैसी ही रहती है जैसी पहले बने रहती है, अर्थात कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो 20वें का सी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 20वें का सी उत्तर सही है। तो मित्रों हमने आज फिर से 20 प्रश्नों को हल किया, और ये 20 प्रश्न हमने आप लोगों के लिए अति मेहनत से ढूंढ के लाया है। आप इन प्रश्नों को हल कीजिएगा और अपना स्कोर कार्ड मुझे बताना ना भूलें। और आप नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए हमारे चैनल को लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।